अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 47 स्टार्ट करते हैं जी, कैब 5 का। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था। कितने बच्चों ने ट्राई किया? तकरीबन सब ने। चलो अच्छी बात है। इसको ज़रा क्विकली देखते हैं। ये मैंने अभी क्लास से पहले बैठ के बना लिए थे लेजर्स, ठीक है। ज़रा डाटा पढ़ते हैं और फिर इन लेजर्स को देख लेते हैं। असल में ये लेजर्स तो टाइम ज़ाया करने वाली बात थी ना क्लास में बनाना। बेसिकली तो अनयूज्ड टैक्स लॉस का एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा वही वाला रेट चेंज वाला कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट इस सवाल के अंदर हमने जो है वो चेक करने थे कि हमें आते हैं या नहीं। चलें। वकार लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिक्वायरमेंट क्या है वैसे? डिटरमिन टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। अजीब बात है। तो फिर टैक्स कौन सा होगा? करंट टैक्स। ठीक है जी, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स निकालना है। एक्सपेंस 6 और 7 का। तो करंट टैक्स एक्सपेंस तो करंट टैक्स की वर्किंग से निकल आएगा। ठीक है, ये भी मैंने पहले बना दिए। करंट टैक्स की वर्किंग इस शक्ल की, यहाँ से करंट टैक्स निकल आएगा। और डेफर्ड टैक्स के लिए एज ऑन वाली वर्किंग करेंगे, यहाँ से क्लोजिंग निकलेंगे, डेफर्ड टैक्स का लेजर बनाएंगे और फिर उससे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी बैलेंसिंग निकल आएगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। Waqar Limited provide you following information for determining its tax and deferred tax expense for the year 2006 and 7. During the year ended 31 दिसंबर 7, कंपनीज अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटेड टू 40 मिलियन और पिछले साल का था 30 मिलियन। द प्रॉफिट इंक्लूड्स कैपिटल गेन अमाउंटेड टू 10 और पिछले साल का 8 विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ जी, तो ये पहले पॉइंट से ये चीज़ें निकल आई। 7 का कितना प्रॉफिट है जी? 40। कोई और भी बोल दे, कोई मसला नहीं है, सवाल सामने है ना, बोल दे जी। और 6 का 30। उसके बाद वो कहता है इसमें शामिल है कैपिटल गेन जो कि एग्जेम्प्ट है। जब एग्जेम्प्ट है तो परमानेंट डिफरेंस है, हमने इसको क्या करना होता है, हमने ऐड किया हुआ है ना, तो लेस कर देंगे। ठीक है जी, कैपिटल गेन जी कितना है? 10। 7 का कितना है? 10 और 8 का 8, 6 का 8, सॉरी। ठीक है जी, नेक्स्ट। कोई पॉइंट 1 में मसला तो नहीं ना? ओके, पॉइंट 2, द अकाउंटिंग WDVs ऑफ द फिक्स्ड एसेट एट 31 दिसंबर 5 वर एज फॉलोज। और उसने बताया मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं, कॉस्ट गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। ठीक है, लेकिन हम तो इसको बुक वैल्यू पे बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब 31 दिसंबर 2005 पर 175 रुपये की क्लोजिंग बुक वैल्यू है मशीनरी की। लेकिन हमारे तो दोनों साल रेलेवेंट जो है वो 6 और 7 हैं। ठीक है, तो यही 31 दिसंबर 5 का क्लोजिंग, 6 का ओपनिंग है। ठीक है, तो ये 175 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 जनवरी 2006 का ओपनिंग। ठीक है, 175। उसके बाद वो कहता है मशीनरी के बारे में, नो एडिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट वर मेड। ठीक है जी, मेहरबानी। मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2005 एंड इज बीइंग डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मशीनरी के बारे में क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन बेसिस पर आपने डेप्रिसिएट करना है। यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 8 साल। तो डेप्रिसिएशन अब 250 कहाँ से आया? बोलें जी, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? तो फिर हमने अलग अलग अकाउंट बनाए हुए हैं। बोले 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 बोले, ये मैं गलत कर लाया हूँ मेरे ख्याल से। 250/8 करें कितना आता है? गलती इंसान से हो जाती है। अब जी 25 आ गया, ठीक है, वो मैंने बाद में टोटल करना है वहाँ पे जाके। अच्छा जी मैं भी कहूँ कॉस्ट इतनी है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, सही है, आंसर ठीक लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो 8 साल पर स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएट करना है। 175 क्या है? 1 जनवरी 6 की बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन 25 की, क्लोजिंग 150। अगले साल 7, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे आप, चलो 31 दिसंबर 2006
और ये 31 दिसंबर 2007। ठीक है जी, तो ये क्लोजिंग ओपनिंग बना, फिर 25 की डेप्शन और ये क्लोजिंग। टैक्स वाले क्या कहते हैं मशीनरी के बारे में, वो कहता है नॉर्मल टैक्स रेट फॉर बोथ टाइप ऑफ एसेट इज 10% WDV मेथड। तो टैक्स वालों की WDV का भी होना ज़रूरी है। वो कहता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स आर आल्सो डेप्शन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये तो फर्नीचर के बारे में कह रहा है। टैक्स बेस ऑफ फर्नीचर इज़ 40.5, ये तो फर्नीचर है। टैक्स बेस ऑफ मशीनरी वॉज 90। हाँ, किस दिन? 31 दिसंबर 5 यानी 1 जनवरी 6 पर। और कितनी है? 90। ठीक है। और टैक्स वाले कहते हैं जी 10% रिड्यूसिंग बैलेंस लगाओ। और रिड्यूसिंग बैलेंस में तो हमने बुक वैल्यू पे रेट लगाना होता है, तो हमें इसकी कॉस्ट पता थी हालांकि, लेकिन यहाँ पर रेलेवेंट नहीं थी। तो अगर मशीनरी का अकाउंट टैक्स के हिसाब से बनाए तो 90 के ऊपर 10% 9 रुपये, फिर 81 ओपनिंग बना, और फिर इसी तरह से। तो ये 6 और 7 की क्लोजिंग आ गई हमारे पास, कैरिंग अमाउंट भी और टैक्स बेस भी। ठीक है जी, सही है। फर्नीचर के बारे में क्या कहता है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स की बुक वैल्यू 40 है ओपनिंग, मैं बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। और वो कह रहा है एडिशन डिलीशन और कोई नहीं है, और फर्नीचर को डेप्सिट करते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पर 10%। फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो हैं वो 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। ठीक है। और टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले तो इसको भी 10% पे ही रखते हैं, ठीक है, लेकिन टैक्स बेस जो है वो उसने हमें 40.5 बता दी। तो इस तरह से ये दोनों अकाउंट्स भी बन जाते हैं। अकाउंटिंग वालों की ओपनिंग बुक वैल्यू 40 है 1 जनवरी 2006 पर, क्योंकि ये पिछले साल का क्लोजिंग था। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 50 की कॉस्ट पर 10% 5, और फिर 10% 5, तो ये 31 दिसंबर 2006 की कैरिंग अमाउंट आ गई, और 31 दिसंबर 2007 की भी कैरिंग अमाउंट आ गई। टैक्स वाले 10% लगा रहे हैं। 40.5 सवाल में उसने टैक्स बेस दे दिया ये 40.5, तो इसको लेकर चलो। डेप्रिसिएशन चूँकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बुक वैल्यू पर रेट लग गया, तो 31 दिसंबर 2006 का कैरी डाउन आ गया, और 31 दिसंबर 2007 का कैरी डाउन। ठीक है जी, इनमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। है तो बता सकते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अब करंट टैक्स के अंदर क्या करें और डेफर्ड टैक्स के अंदर क्या करें? करंट टैक्स में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाली उल्टानी है यानी ऐड करनी है, और टैक्स वाली रिकॉर्ड करनी है यानी माइनस करनी है। अब क्या करें? अलग अलग लेके चलें या आसानी कर लें, वक्त बचाएं और इकट्ठा कर दें? अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन 25 2006 में जमा 5 30, अगले साल 25 जमा 5 30, तो दोनों साल की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ऐड करेंगे अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 30 और 30। ठीक है। उसके बाद टैक्स डेप्रिसिएशन भी इसी तरह से इकट्ठी कर देते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन 9 जमा 4.05 कितना बन गया? 13 पॉइंट लेस हो गई टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में 8.1 प्लस 3.65 कितना बनता है? 11.75। टाइम पे आ गए हो आप लोग, कोई अहम बात नहीं हुई, मैं भी रिवाइज भी कर देता हूँ। जी, हमने भाई ये पास पेपर 5 जो कल होमवर्क में दिया था, उसकी ये जो लाइनें हाईलाइटेड हैं, इसमें से मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर का अकाउंट बनाया है अकाउंटिंग वालों के हिसाब से और टैक्स वालों के हिसाब से, दोनों का अलग अलग अकाउंट बना लिया, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग थे ना, तो उनको इकट्ठा करना, पीपीई का लेजर इकट्ठा बनाना ज़रा टेक्निकल ज़रा हो जाता, मसला ज़्यादा हो सकता था, गलती हो सकती थी, तो हमने अलग अलग अकाउंट बना लिए। लेकिन अब ट्रीटमेंट करते हुए मैं कह रहा हूँ अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन पीपीई की इकट्ठी ले लो और टैक्स वालों की इकट्ठी। तो अभी तक कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इस डाटा को देखकर ये लेजर मैंने यहाँ नहीं बनाए, मैं बना के लाया था क्लास से पहले। ठीक है, वो वाला फॉर्मेट भी बना हुआ था, क्लास से पहले आप लोगों के आने से पहले बना दिया था, जो आपको अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा खैर, अब मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन को उल्टाओ।
2006 की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 25 और 5 30 दोनों की मिला के पीपीई की, और 2007 की है 25 और 5 30। तो हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 30 और 30 रिवर्स कर दी, ऐड बैक कर दी, ठीक है। उसके बाद टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड करनी है, 2006 की है 9 जमा 4.05। अटैम्प्ट किया ये क्वेश्चन घर पे तो समझ आ रही होगी फिर, ठीक है। ये टोटल टैक्स डेप्शन आ गई 6 की, और ये टोटल टैक्स डेप्शन आ गई 7 की, तो हमने लेस कर दी टैक्स डेप्रिसिएशन इकट्ठी। उसके बाद डेफर्ड टैक्स के भी अंदर मेरा मशवरा कि आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखें और इनको इकट्ठा कर दें, वक्त बचाएं। कैरिंग अमाउंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट 50 + 35 कितना बनता है जी? ये तो क्लोजिंग है 6 का 185 ऐसा ही है, और 125 + 30 कितना बनता है? ये 155 आ गया। पता नहीं ऊपर वाला मैंने क्यों बनाया, देखते हैं, पता नहीं ऊपर वाला क्यों बनाया फिलहाल तो। अच्छा, उसके बाद टैक्स बेसिस की बात करें तो 81 जमा 36.45 बोले 117.45, ठीक है। 6 की क्लोजिंग टैक्स वालों की वो टैक्स बेस होती है, 72.9 और 32.8 कितना बनता है? 105.7, ठीक है। अब असल में ना सवाल के अंदर अगर आप देखें तो डाटा तो ख़त्म हो गया, ये मैंने डाटा पढ़ा दिया, ये भी एसेट के बारे में था, ये भी एसेट्स के बारे में था, ये भी एसेट्स के बारे में था, और आगे अनयूज्ड टैक्स लॉसेज हैं और टैक्स रेट्स हैं। अब डेफर्ड टैक्स निकालना था 6 और 7 का। ये तो नहीं कह सकते आप कि 5 का डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग था ही नहीं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि 5 में भी एसेट्स मौजूद थे 5 के एंड पर। ये जो क्लोजिंग का 5 का क्लोजिंग 6 का ओपनिंग बना हुआ है, तो ये 5 के क्लोजिंग में तो ये एसेट्स थे ना। अकाउंटिंग वालों के हिसाब से एसेट इतने का, टैक्स वालों के हिसाब से इतने का, फ़र्क तो 31 दिसंबर 2005 से ही आ रहा है। इसका मतलब डेफर्ड टैक्स तो 2005 के क्लोजिंग पे भी होना चाहिए था बैलेंस, वो सवाल में गिवन नहीं था, इसलिए हमें एडिशनल एक बार शुरू में किया भी था, ये भी बनाना पड़ा, हालांकि रिक्वायरमेंट में नहीं था, ठीक है। तो ये हम ओपनिंग से उठा लेंगे, ये पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग ऐसे ही। तो ये टैक्स बेस और अकाउंट, ये कैरिंग अमाउंट 175 जमा 40, ये किस दिन की है बोलो? यकम जनवरी 6 की, मतलब 31 दिसंबर 5 की, कितनी? 215, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही ये अजीब सा रंग 90 जमा 40.5 130.5, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल काम था, बस मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया, आपको टाइम बचाने का बताया कि अलग अलग लिखे तब भी ठीक है, लेकिन इकट्ठा कर दें। तो सारे डाटा से देखकर हमने अकाउंटिंग वालों के लेजर्स बनाए और टैक्स वालों के लेजर्स बनाए, दोनों एसेट्स के, ठीक है। अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशंस को उल्टा दिया, टैक्स वाली डेप्रिसिएशंस को रिकॉर्ड किया। अकाउंटिंग वाली बुक वैल्यूज़ ऐड करके इकट्ठी लिख दी, पीपीई कर दिया। कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स वालों की बुक वैल्यूज़ 6 की, 7 की, 5 की, ये टैक्स बेसिस आ गई, ठीक है। बताओ जी डिफरेंस, जल्दी कर लो क्योंकि अभी पॉइंट आगे है जो सीखना था असल में, लेकिन सवाल पूरा कर जी। 84.5 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक है। रेट क्या है टैक्स का पता नहीं, देखते हैं आगे। 67.55 टैक्सेबल। उसके बाद क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, 49.3 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ जो सीखनी थी असल में। ये ज़रा पहले सवाल इसलिए कर लिया कि ज़रा तरतीब से चल लें और आप लोग भी आ जाएं, और जाहिर सी बात है पूरा कॉन्सेप्ट देना था, सवाल तो पूरा करना ही था। पॉइंट नंबर 5 तक
जितना भी डाटा था वो हमने यूज़ कर लिया है ऑलरेडी। कोई चीज़ रह तो नहीं गई 0.5 तक, देख लो कोई नहीं रहती, सिर्फ 0.6 और 0.7 रह गए हैं जो मैंने असल में डिस्कस करने थे आपके साथ। ठीक है, अब एज ऑन 31/5 वकार लिमिटेड हैड अनयूज्ड टैक्स लॉसेज ऑफ 75 मिलियन। कुछ याद है अनयूज्ड टैक्स लॉसेज का क्या किया था हमने? क्या किया था? उनका डेफर्ड टैक्स एसिड बनाया था, क्योंकि ये अनयूज्ड टैक्स लॉसेज हैं। 31/5 की शाम को हमारे पास लॉसेज हैं जो अनयूज्ड हैं, तो फ्यूचर में इनको यूज़ करेंगे जब प्रॉफिट्स आएंगे। प्रॉफिट्स आएंगे तो उनके अगेंस्ट इन लॉसेज को एडजस्ट करेंगे, तो फ्यूचर में ये उन प्रॉफिट्स को कम करके टैक्स को कम करेंगे, तो ये एक एसेट होता है, फ़ायदे की चीज़ होती है। लेकिन हमने ये कहा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट जाना है एंड पर, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। अब 31/5 पे अनयूज्ड हैं, उनको अब हम अपने साल 6 में यूज़ करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन असल बात क्या है, 5 के एंड पे अनयूज्ड है तो 5 के एंड पे इनका डेफर्ड टैक्स बनेगा, फिर 6 में उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो 5 के एंड पे कितने अनयूज्ड टैक्स लॉसेज हैं? 75%। और वो कह रहा है कि टैक्स रेट 5 का क्या है? 35%। 75 सॉरी इंटू 35%। आंसर बताएं। 26.25 का ये एसेट है। ठीक है, और वैसे रेट क्या है इस साल में? 35%। तो ऊपर वाले का आंसर भी निकाल लो, 29.575 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। यहाँ से आप आंसर इंशाल्लाह निकाल लेंगे, निकाल ही दें चले बिल्कुल। 3.25 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सही है जी? यहाँ तक कोई मसला? बोलो। अच्छा, अब ये जो 75 मिलियन का अनयूज्ड टैक्स लॉस था 5 में, क्या हुआ? 3.325 है। अब सही है जी? कितने बच्चों को लगता है सही है? सर हम कैलकुलेट क्यों करें? हम क्यों करें सर? एक दो मुलाजिम कर रहे हैं, एक लिख रहा है, बस ठीक है, हम भी कैलकुलेटर निकाल लें सारे। आमिर भाई आप भी निकाल लें। कहते हैं हाँ, कहाँ है जी? कैलकुलेट करें। चाहिए यही है, बड़ी मेहरबानी है आप लोग। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि 31/5 की शाम को ये हमारा अनयूज्ड टैक्स लॉस है। अब हम 6 में आएंगे। ठीक है, ये असल में इसलिए निकाला क्योंकि मुझे ओपनिंग अवेलेबल नहीं था, अगर होता तो शायद मैं ये लिखता ही ना। लेकिन चलो 75 का अनयूज टैक्स लॉस, पहली बार जब अनयूज टैक्स लॉस हो गया था तो ऐसा ही सवाल था कि पिछले साल का अनयूज टैक्स लॉस है, हमारे साल में वो खैर हो तो पहले साल ही एडजस्ट गया था, आज नहीं होना खैर। लेकिन अनयूज टैक्स लॉस को हम यूज़ करना चाहेंगे अब 6 के अंदर, अगर प्रॉफिट्स आए तो उनके अगेंस्ट। तो हम 6 में आए, 6 का टैक्सेबल प्रॉफिट जो बनने लगा था कितना है? 38 लो जी, टैक्स वाले निकल पड़े तलवारें लेकर हमसे टैक्स लेने। हमने कहा 1 मिनट रुकना, 5 का एक अनयूज टैक्स लॉस पड़ा है, 5 का अनयूज टैक्स लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस जी। कितना है लॉस? 75। लो भाई मैंने 75 यहाँ पे फेंका, सारा नहीं एडजस्ट हुआ, कुछ तो हो गया, कितना बच गया? 36.05। ये अभी भी क्या है? अनयूज। तो मेरा इस साल का टैक्स कितना बना? ठीक है, क्योंकि लॉस के ऊपर तो टैक्स नहीं लेते। यहाँ तक कोई मसला? बोलो। अनयूज्ड टैक्स लॉस जिस साल में पड़ा है उस साल में उसका डेफर्ड टैक्स बनता है, डेफर्ड टैक्स एसेट, और उससे अगले साल में हम उसको प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करने की, यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पहला ज़िंदगी का सवाल जो किया था शुरू में, जब पहली बार ये आया था अनयूज्ड टैक्स लॉस, तो उसमें ऐसा हुआ था कि 75 का लेट से लॉस आया था, तो प्रॉफिट जो है वो 100 के पड़े थे मिसाल के तौर पे, तो सारे का सारा ही पहले साल में क्या हो गया था? एडजस्ट। तो आज ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बहरहाल रूल क्या है? अनयूज्ड 5 के एंड पर अनयूज्ड है, यूज़ नहीं हुआ ना अभी,
तो इसको इसने फ्यूचर में यूज़ होना है, यूज़ होके फ़ायदा देना है, प्रॉफिट को कम करेगा ना। तो इसका आज क्या बना लो 5 में डेफर्ड टैक्स एसेट डायरेक्ट बनाया था, कुछ भी नहीं लिखा था यहाँ पे, याद है ना, डायरेक्ट यहाँ पे लाए थे, डायरेक्ट सीधा आता है, ठीक है। और अगले साल में हमने फिर इस 75 मिलियन को यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन हमारे इस साल में ये पूरा यूज़ ना हो सका। तो अब अनयूज कितना है 36.05। अब ये 2006 के एंड पे अभी भी अनयूज्ड है, तो इसका 2006 के एंड पर हम डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे और इसको फिर साथ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 36.05 का अभी भी अनयूज्ड है। इस साल में रेट कितना है, इस साल में भी 35% है, तो 35% आया और अगेन सीधा निकल के इधर आ गया जी 12.618 जी डेफर्ड टैक्स एसेट। पॉज करें। अच्छा जी, तो अनयूज टैक्स लॉस 5 का हमने कोशिश की 6 में यूज़ करने की, सारा यूज़ नहीं हुआ, तो जितना अनयूज रह गया 6 के एंड में उसका फिर एसेट बना लिया, ठीक है। अब इसको साथ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन इस वक्त एसेट बन गया। अच्छा जी, इसका भी आंसर बता दें, इस साल भी 35% ही है रेट जी, 23.64 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 7 तैयार भी होता जाए ना डेफर्ड टैक्स भी जी। ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, नेट करें 11.02 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। दरवाज़ा खुलता रहेगा, तुम देखते रहोगे, जो होना है वो हो गया, चुप करके वो। अच्छा अच्छा, उसके बाद वैसे जी बात है, समझ से बाहर, स्कूला ने स्मोक छड़नी। अच्छा जी, अब अनयूज कितना है 36। ऐसे ही किया था एक सवाल के अंदर, एक काम, ये काम ऐसे किया भी था एक सवाल के अंदर, ठीक है। अब ये अनयूज 36 का पड़ा था, अगले साल टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया 48.3 और अनयूज कितना है 36.05। ये काम हमने एक सवाल में किया हुआ है, ठीक है। अब 12.2 पक्की बात है, ये 3 में से -0.05 करें, 48.3 में से -30 हैं, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ऊपर, मतलब जो मुझे नज़र आ रहा है, ये देखें ना। अच्छा नहीं 48.25 था, तो फिर ये सही करवाएं, शरारत नहीं ना करनी थी, और ये हो गया 0। रेकन्सिलेशन बनानी तो नहीं है, बनानी हो तो ऐसी चीज़ों से आउट हो जाती है फिर खामखा में, ठीक है ना। तो एक ही लेवल लेके रखा करें, चला करें फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब टैक्स कितना आ गया इस साल में 35% है, बोलो 30% है। ओह, इस साल कितने परसेंट टैक्स हो गया। इसका असर कहाँ पड़ता था, करंट टैक्स में कोई मसला नहीं, करंट टैक्स के अंदर तो यूँ लिखते थे 30% और 30, इसमें तो टैक्स लगा नहीं, प्रॉफिट था नहीं, टैक्स लगा नहीं। इधर कितना है 3.66, ठीक है। अच्छा, अब कितना अनयूज्ड रह गया लॉस, कोई नहीं बचा, सारा यूज हो गया, तो 7 के अंदर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा 30%, आंसर इज 14. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पॉज करें जी, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब करंट टैक्स निकल आया है, डेफर्ड टैक्स रहता है, और डेफर्ड टैक्स हमने निकालना है 2006 का और 2007 का।
ठीक है, लायबिलिटी स्लैश एसेट। यकम जनवरी पर 2006 पर ब्रॉड डाउन कितना है जो 31 दिसंबर का 3.325। उसके बाद 31 दिसंबर 2006 का कैरी डाउन 11.025। यकम जनवरी 7 का यही ब्रॉड डाउन 11.025 और 31 दिसंबर 7 का कैरी डाउन 14.7। अब आखिरी बात करके ये पार्ट में क्लोज करता हूँ। उसके बाद FAR1 वाली हमने रीवैल्यूएशन की रिवीजन करनी है। देखें जी, ये मामला क्या है, 2005 में 35%, 6 में 35%, 7 में 30%। अब अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के अंदर ओपनिंग 5 का होता है, क्लोजिंग 6 के अंदर ये दो रेट्स होंगे ना, 5 का क्लोजिंग जो 6 का ओपनिंग बना और 6 का क्लोजिंग। क्या इसमें कोई मसला है? तो पहले साल में तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब पहले साल के अंदर हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई रेड चीज़ नहीं है। कितना आता है? 7 पॉइंट, ठीक हो गया। लेकिन जब हम 7 वाले साल में आएंगे 5 को छुपाकर, तो यहाँ मसला क्या है, ओपनिंग पड़ा है 35 पे, क्लोजिंग पड़ा है 30 पे, तो लाल वाला काम करना पड़ेगा। ओपनिंग पड़ा है 35 पर और क्लोजिंग पड़ा है 30 पर, ठीक है। तो ये 35 से लाना है 30 पर, तो इधर आएंगे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। हाँ भाई 11.025, तुम 35 पे हो, 5 से कम हो जाओ। समझ आई जी? 1.575 और बैलेंसिंग फिगर अब निकालेंगे हम। तो पुराना काम ही है, बस 3 थे तो ध्यान से ये देखना था, ठीक है जी। 5 पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो। उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं यार। उसमें हम करेंगे क्या, सिर्फ FAR1 वाली रिवैल्यूएशन को रिवाइज करना है, ताकि सब दोबारा से रिवाइज भी कर लें, उस फॉर्मेट पे भी आ जाए, क्योंकि कल से हमने IAS 12 को उधर भी डाल देना है। तो जो रिवैल्यू एसेट, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस 3 कॉलम बनते थे ना, तो कल से इंशाल्लाह उसके आगे 2 कॉलम और ऐड हो जाने हैं, 5 कॉलम वाली वर्किंग बनेगी हमारी रिवैल्यूएशन की। तो पहले 3 वाली रिवाइज कर लें, भूल ना गई हो, FAR1 पुरानी हो गई है, ठीक है जी। तो पार्ट 2 स्टार्ट करें।